नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो कह सकते हैं कि गुरुवार की सुबह कुछ ठीक ठाक अच्छे संकेत ही दिख रहे हैं। 38.5 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर एसजीएक्स निफ्टी इस समय ऊपर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट ऑफ कोर्स हावी है, फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड आप कह सकते हैं। 41 अंक कमजोर डाउ फ्यूचर्स हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें 30-32 अंकों की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। हालांकि एशियन मार्केट से जो ओपनिंग क्यूज हैं वो थोड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जापान के बाजार की बात करें तो यहां पर 212 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। और जैसे जैसे मार्केट्स खुल रहे हैं वो अमूमन हरे निशान में ही कारोबार करते दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बीते सत्र में हमने अमेरिकी बाजारों में बहुत बेहतरीन आप कह सकते हैं मूवमेंट और क्लोजिंग आते हुए देखी है। तो रूस यूक्रेन मामले पर अपडेट और बाजार पर क्या होगा असर, इस पर हम करने वाले हैं खास चर्चा। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी भी हमारे साथ है। दीप, हम आपसे शुरुआत करेंगे। पहले तो बताइए, रशिया यूक्रेन युद्ध का ताजा अपडेट क्या है? स्थिति में कोई बड़ा बदलाव हमने होते हुए नहीं देखा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो गोलीबारी है या जो बॉम्बिंग है वो एक्चुअली बढ़ चुकी है। तो कोई वहाँ पर कमी नहीं हुई है। इनफैक्ट ज़्यादा गोलीबारी हम होते हुए देख रहे हैं। खेरसोन जो शहर है वो ऑफिशियली अब रशियन मिलिट्री के कंट्रोल में आ चुका है। खेरसोन के मेयर ने खुद ये बयान दिया है, तो ये कोई सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं है, ये एक्चुअल हमने अपडेट आते हुए देखा है। खार्किव जो शहर है उसको भी काफ़ी हर जगह से रूसी सेना ने घेर लिया है और अटैक वहां पर चल ही रहा है। कीव में हम देख रहे हैं बॉम्बिंग अलर्ट है। इनफैक्ट आज सुबह भी सभी मेजर शहरों के लिए बॉम्बिंग अलर्ट इन्होंने जारी कर दिया है। तो वो तो लड़ाई चल ही रही है। साथ ही हमने देखा कि भारतीय स्टूडेंट्स जो अटके हुए हैं उनको निकालने का भी कामकाज चल रहा है। कल शाम प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन साहब से भी बात करी। कुछ डिस्टर्बिंग खबरें भी ये निकल कर आई हैं रशिया की तरफ से कि कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टेज रखा गया है। उस पर और थोड़ी क्लैरिटी आना बाकी है। बट तो चिंता का विषय तो है। और जहां तक युद्ध की अगर आप बात करें तो कोई भी ऐसा बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कल शाम एक्सपेक्टेशन थी कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत फिर से हो सकती है, बट फिलहाल उस पर भी कोई अपडेट निकल कर नहीं आया। तो गोलीबारी चल रही है। दो अहम शहर यूक्रेन ने खो दिए हैं, कंट्रोल रशियन मिलिट्री के पास है, और बाकी शहरों पर भी रशिया का अटैक फिलहाल चलते हुए दिख रहा है। ओके, तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ताजा बिगड़ते हालात नहीं दिख रहे। तो जरा बताइए दीपांशु कि ऐसी स्थिति में ग्लोबल मार्केट्स ने रिएक्ट कैसे किया है और ऑफकोर्स आज हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं जहां नजर रखनी है? तो जो रिबाउंड आप अब इस समय देख रहे हैं और जैसा अभी अपने अपडेट में बता रही थी, लगभग सभी एसेट क्लासेस में एक बड़ा रिबाउंड हमने आते हुए देखा है। स्पेशली इक्विटीज का तो एक बहुत ही बड़ा रिबाउंड कल हमने आते हुए देखा है। इससे पहले वाले दिन डाउ 600 पॉइंट गिरा था, कल 600 पॉइंट उछलकर बंद हुआ। तो जो प्रीवियस डे की फॉल थी उसको पूरी तरह से डाउ ने कवर करते हुए दिखा है। इसके साथ ही S&P 500 और नैस्डैक में भी 1.5 से 2% की तेजी रही। स्मॉल कैप रसल 2000 करीब 2.5% कल उछलते हुए दिखा। हमने देखा कि बैंक्स और एनर्जी शेयर्स यहीं पर सबसे ज़्यादा एक्शन था, पर वैसे S&P 500 के सभी 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी होती हुई देखी है। बॉन्ड यील्ड भी हमने देखा कि 1.75% से बढ़कर 1.85%, 10 बेसिस पॉइंट का मूव एक ही सेशन में आते हुए दिखा। इसके बावजूद बाजार काफ़ी मजबूत रहे और इसका फैक्टर यूक्रेन रशिया कम था और जो जेरोम पावेल साहब ने कहा है वो ज़्यादा था। जेरोम पावेल साहब की कल यूएस कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी थी और उसमें उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर नज़र बना रहे हैं, फेड कॉशियस ही रहेगा। तो एक जो डर बना हुआ था कि फेड काफ़ी अग्रेसिवली रेट हाइक करने वाला है, मार्च के महीने में आधे % तक की बढ़ोतरी हो सकती है, पावेल साहब ने कहा कि उन्हें दिख रहा है कि मार्च की बढ़ोतरी 1/4% की ही होगी। तो जो वो एक्सपेक्टेशन थी कि एक बड़ी रेट हाइक आने वाली है वो इन्होंने कम करी और इसकी वजह से बाजार को राहत आती हुई देखी। तो इस कमेंट या इस कमेंट्री के बाद हमने देखा कि बाजार का मूड सुधरा है और इसलिए एक अच्छी रैली भी बनी। इसलिए बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में भी एक्सपेक्टेशन आ गई थी कि शायद ये रेट बिल्कुल ही ना बढ़ाएं। तो इन्होंने एक मिडिल पाथ चूज करा है जहां पर रेट्स बढ़ेंगे पर उतने अग्रेसिवली नहीं बढ़ेंगे जितना शायद बाजार को एक समय का डर था। तो इसलिए बॉन्ड्स और इक्विटीज दोनों पर इस कमेंट्री का आपने कल प्रभाव आते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप देखें एक्शन भरपूर है यूरोप के बाजारों में भी। कल यहां पर भी रिबाउंड था, आधे से 1.5% तक की तेजी आपने यूरोप में देखी है। एंड ऑफ कोर्स कच्चे तेल का जो बड़ा डेवलपमेंट है, 9 साल की ऊंचाई पर $116 पर ब्रेंट जो आते हुए दिखा है वो ओपेक की वजह से। कल ओपेक प्लस की भी बैठक थी और फिलहाल जो इनका 4 लाख बैरल प्रतिदिन हर महीने बढ़ाने का जो टारगेट है उसी को कायम रखा है और ज्यादा ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेल में उबाल जो है वो अभी भी कायम है। डॉलर भी 1930 के करीब मजबूत है।
और सॉरी सोना भी मजबूत है और डॉलर भी मजबूत इस समय दिख रहा है। तो ओवरऑल वैसे कुछ नहीं बदला है, पर एक रिबाउंड आया है और पावेल साहब के कमेंट्स के बाद स्पेशली बाजार में थोड़ा एक्शन बढ़ा है। चलिए दीप, बहुत शुक्रिया उस युद्ध के अपडेट के लिए एंड ऑफ कोर्स बताने के लिए कि ग्लोबल मार्केट्स में कहां कुछ हलचल देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस पर हम बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। मेरे पास आपके लिए आज सर दो सवाल हैं। पहला तो ये, ग्लोबल मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव दिख रहा है, एक दिन गिरावट आती है, एक दिन तेजी देखने को मिलती है। ट्रेडर्स, निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ये तो चलेगा ही जब तक ढेर सारे फैक्टर्स आपके सामने हैं और ओवरसोल्ड मार्केट को बढ़ने के लिए कोई बहाना चाहिए और गिरने के लिए तो खैर हमारे पास ढेर सारे रीजन है, ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। तो कल जो कुछ भी रिकवरी हुई है वो इस वजह से हुई कि अमेरिका में जो थोड़ा डर था कि ब्याज दरें तेजी से बढ़ सकती है और मार्च के महीने में ही % बढ़ सकती है, तो वो थोड़ा डर कम हुआ है। लेकिन एक दिन की बढ़त से या एक दिन के गिरने से कोई इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियो पर न तो असर पड़ना चाहिए न ही स्ट्रेटजी पर। ये टफ टाइम है और बाजार दोनों ही तरफ के बड़े मूव अब भी दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब तक वॉर लाइक सिचुएशन जो ये है अभी, ये जब तक ठीक नहीं होती तब तक मुझे लगता है कि बाजार वोलेटाइल रहेंगे। कोई कारण से ऊपर नीचे आपको होते हुए दिखेंगे, बातचीत बनती हुई नजर आएगी तो बाजार एकदम से तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे, फिर से कुछ और आक्रमण थोड़ा तेज होने की खबरें आएंगी तो गिरेंगे। तो ये सब चलता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर्स है उन्हें इस वक्त शांति से बैठना चाहिए, कुछ ना करें। एक ही फॉर्मूला है, अगर गिरावट बड़ी मिले किसी दिन, जैसे कि कल थी 1200 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी गिर गया, या फिर आपकी 1.5% 2.5% के आसपास निफ्टी में गिरावट हो, तो वहां पर पैसा लगाने का वक्त है। छोटी मोटी गिरावट को छोड़ दें, छोटी मोटी बढ़त को छोड़ दें, ये इन्वेस्टर्स के लिए राय है। ट्रेडर्स का जहां तक सवाल है, ट्रेडर्स के लिए सिंपल है कि जितनी पोजीशन ट्रेडिंग की वो कम रखें, वो बेहतर है। ओवरनाइट तो रखने का कोई मतलब ही नहीं है कि ओवरनाइट पोजीशन, क्योंकि हर रोज आपको गैप से ऊपर या नीचे खुलने का हमेशा डर रहता है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ छोटी पोजीशन में ट्रेड करेंगे तो बेहतर है, या ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो वॉलेटिलिटी जिस तरह की है, आपने कल भी देखा आखिरी आधे घंटे में, एक घंटे में किस तरह से बाजार शार्पली रिकवर होकर ऊपर आ गए। तो मेरे ख्याल से नया ये है कि जितना एक्शन इस वक्त कम रखेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग के लिहाज से चाहे अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से, उतना आपके लिए बेहतर होगा। पॉइंट टेकन सर। सर, एक और सवाल, वो ये कि बाजार में फिर लेवल्स क्या होंगे सर, निफ्टी बैंक निफ्टी? देखिए, रेंज में बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और इस रेंज में थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जब नीचे की स्विंग्स आती तो ऐसा लगता है कि अब ये लेवल छोड़ने वाला है और नीचे जोर से जाएगा, और जब ऊपर आती तो ऐसा लगता है कि बस हो गया करेक्शन, सारा पूरा रब सब कुछ ठीक होने वाला है, और वहीं से बाजार यू टर्न देते हैं। और अब भी आज भी इसमें कोई खास बदलाव होने की मैं उम्मीद कर नहीं रहा, क्योंकि देखिए आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन भी है। कल जो हम बढ़े हैं वो अमेरिका के कारणों की वजह से बढ़े, लेकिन इसका मतलब रूस और यूक्रेन के जो कारण है वो खत्म हुए नहीं है। तो मजबूत शुरुआत होगी तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कमजोर शुरुआत होगी तो निचले स्तरों से खरीदारी आएगी। और जो लेवल और रेंज हमें ध्यान में रखने वो है 16,425 16,475, ये 50 पॉइंट की रेंज आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 16,800 16,850 की रेंज में जाकर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल थोड़ा ज्यादा कमजोर हुआ है, लेकिन ब्रॉडली वो 34,800-900 के आसपास होल्ड करने में कामयाब रहा। तो आज के लिए बैंक निफ्टी पर सपोर्ट 34,900 35,000 है। इसके नीचे जाने पर बैंक निफ्टी में समस्याएं बढ़ सकती है, और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी 35,750 35,975 तक जा सकता है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या कुछ होता है। तो इन रेंज में आपको फोकस करना चाहिए। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आज निवेशकों और ट्रेडर्स को कहां कहां कमाई के और कैसे मौके मिलने वाले हैं, ऑफ कोर्स वो वर्ड ऑफ एडवाइस देने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। तो एक और दिन था जहां पर भारी भरकम बिकवाली हमने एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में आते हुए देखी, 4,339 करोड़ के आसपास। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमने डीआईआईज की तरफ से 3,062 करोड़ के आसपास की खरीद देखी है। एफएनओ स्पेस में हमने एफआईआईज की तरफ से बिकवाली ऑल इन ऑल 5,197 करोड़ के पास आते हुए देखी।
चलिए, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि रूस यूक्रेन के बीच में ये जो तनाव घटता हुआ नहीं दिख रहा है, बाजार आगे इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। शर्मा सर, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर बताइए, अब नित नए मोड़ हम इसमें बनते हुए देख रहे हैं, मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है, मार्केट के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगी सर? जी, पहले तो शुभ प्रभात आपको और आपके सभी दर्शकों को। ये जो रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, ये फोर्स है उनके द्वारा जो उनकी नाटो की जो पॉलिसी थी वो अब उनके बिल्कुल जहाँ पे बाउंड्री पे आ गया है तो उनको एक्ट करना ही था, तो अब अलग थलग पड़ गया है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस वक्त जो रिलेशनशिप है, इस वक्त जो यूएस रशिया की जो हालत है वो अपने बॉटम पे है। यहाँ से स्थिति थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है, खराब नहीं हो सकती। तो अगर हम ये देखें कि जो नाटो के जो सदस्य हैं वो लगातार उसको हेल्प कर रहे हैं, नई नई चीज भेज रहे हैं, और इसमें इस बात से भी कोई किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उनकी हेल्प भी की जा रही हो। ये तो हुई अलग बात। क्रूड जो इस बात से बढ़ता है कि ये लड़ाई चलती है तो क्रूड बढ़ता है, तो क्रूड का जो बढ़ने की जो गति है वो अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम हो जाएगी, हालांकि नीचे नहीं आएगा। और ओपेक जो करीब 4 लाख बैरल प्रति माह बढ़ाने की जो उसकी पॉलिसी है, जो उन्होंने पहले से तय कर रखी है कि हर माह 4 लाख बैरल बढ़ाएंगे, वो कल की मीटिंग में उन्होंने एज इट इज वही रखा, उन्होंने कुछ खास बढ़ाया नहीं। तो ये भी एक बात है कि आगे चल के जब कभी भी यूएस अपना रिजर्व और आईईए जो मेंबर्स हैं वो सब अपना रिजर्व करीब 60 मिलियन बैरल का जब रिजर्व रिलीज करेंगे, तब जाके क्रूड पे थोड़ी सी ठंडक होगी, अन्यथा क्रूड अभी यहीं पे रहेगा और थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड भी रख सकता है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो इंडियन मार्केट्स हैं वो करीब करीब पूरी तरह से डिस्काउंट कर चुकी हैं करंट भाव के क्रूड को। अगर क्रूड वापस 125, 140 और 148 जो करीब जुलाई 2008 में गया था वहां पे जाता है, तो वो बिल्कुल डिस्काउंटेड नहीं है, वो मार्केट्स को और नीचे लेके जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएस फेड ने ये बोला कि हम करीब 0.25% ही बढ़ाएंगे मार्च महीने के अंदर, और आगे चल के और हम अपने नजर को पक्की रखेंगे, तो वो एक कंफर्ट मिला। और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो यूएस की डिसीजन है जिसका ग्लोबल मार्केट पे फर्क नहीं पड़ता है, ग्लोबल मार्केट पे इसका फर्क पड़ता है कि कम से कम आगे चलते हुए आपको कोई ये अलर्टनेस है कि फेड जो है इन बातों को ध्यान में रखेगा। तो ये कुल मिला के माहौल ऐसा है कि जहाँ पे मार्केट थोड़े से पॉजिटिव ही खुल सकते हैं, नीचे गिरने की आशंका फिलहाल ऐसी तो नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर मार्केट गिरता है तो बॉटम में खरीदारी करनी चाहिए, वो आज मौका शायद नहीं मिले। तो मेरे ख्याल से अब आज की जो रणनीति अभी तक जो काम करके आई है वो शायद आज काम न करे। अब देखना ये है कि क्या मार्केट नॉर्मल खुल के भी क्या ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर अपनी चेंज ऑफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अदरवाइज फिलहाल तो ये मार्केट सेल ऑन रैली और बाय ऑन डिप्स का ही है। और किन स्टॉक्स में खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं मेरे साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, हमने ये तो समझ लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहाँ ध्यान देना है, नहीं देना है, क्या करना है, स्टॉक्स इन न्यूज में एक्शन कहाँ है, ट्रिगर्स कैसे हैं? ओके, ट्रिगर्स में पहले तो 2 कंपनियां वहाँ पे नजर रखनी है। वोडाफोन फिर से फंड जुटाने वाले हैं। अच्छा। तो ये हमेशा अब समझ में नहीं आता कि अब ये टेलीकॉम कंपनी है कि एक एनबीएफसी बन चुकी है, हमेशा फंड जुटाते हैं, लेकिन हाँ फंड जुटाएंगे और इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे बड़ी बात तो है कि जिस का कर्ज इस कंपनी पे है, तो फिर से फंड जुटाने पे आज बोर्ड की बैठक है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। वोकार्ड राइट इशू पे चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली 6 जनवरी को इन्होंने राइट इशू के बारे में बता दिया था, अप्रूव कर दिया था, उस पर आज चर्चा होने वाली है, तो इसके चलते आज यहाँ नजर रखेगा। आज से भारतीय निवेशक जो है एनएससी के आईएफएससी के जरिए विदेशी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, यहाँ पे आपको नजर रखना है। एक्स डेट है सुप्रीम इंजीनियरिंग स्टॉक स्प्लिट 10:1 की, तो यहाँ पे नजर रखेगा। वेदांता, कल बोर्ड की बैठक थी और बोर्ड ने 13 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। 10 मार्च को इसकी रिकॉर्ड डेट है और इस डिविडेंड के आउटफ्लो के चलते कंपनी पे कल कुल 4,832 करोड़ के आसपास का बोझ पड़ेगा, यानी कि उतना आउटफ्लो होगा। यूपीएल कंपनी ने 875 प्रति शेयर के भाव पे बायबैक की घोषणा की है।
करीब 1100 करोड़ के आसपास का बायबैक जो है कंपनी करने वाली है और 1.257 करोड़ शेयर्स का बायबैक ये कंपनी करने वाली है। ओपन मार्केट रूट के जरिए ये पूरा बायबैक होने वाला है। JSW स्टील, JSPL या फिर बाकी जो जितनी भी स्टील कंपनीज है वहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि 11 कोल माइंस के लिए 26 बोलियाँ मिली है। 4 फेज़ में 11 कोल माइन के लिए 26 बोलियाँ जो है वो मिली है और 21 कंपनी ने इनके लिए बोलियाँ लगाई है, जिसमें JSW स्टील और जिंदल स्टील का नाम सामने आ रहा है। ONGC, यहाँ खबर है कि रूस के ऊपर सैंक्शन से ONGC विदेश पर कोई तुरंत प्रभाव नहीं होगा, ये अपडेट आया है। और एक्सॉन की शैकलेन 1 से एग्जिट के चलते ONGC विदेश अगले कुछ हफ्ते पार्टनर्स के साथ काम करेगी ऑपरेशंस चालू रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये खबर जो है ONGC के लिए आई, हालांकि कोई ख़राब खबर नहीं है, ठीक ठाक है। IFGL रिफैक्ट्रीज, इस कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कंपनी के काफ़ी सारे ग्राहक जो है वो CIS देशों में हैं, जैसे कि यूक्रेन में, और हालांकि कंपनी पर अभी तक कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनातनी चल रही है उसके चलते। रेलवे स्टॉक्स आखिरी में यहाँ पे नजर रखेगा, खासकर जो प्राइवेट रेलवे स्टॉक्स हैं, जैसे कि टीटागढ़ वैगन हो गया, कर्नेक्स माइक्रो हो गया, क्योंकि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बयान आया है कि आगे R&D जो है रेलवे में उसको प्रमोट करने के लिए जल्द एक पॉलिसी लेके आने वाले हैं और R&D में कुल सरकार का जो एलोकेशन होता था उसमें से 90% जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जाएगा, इस तरह का बयान आया है। और अगले 7 से 8 दिनों में हो सकता है कि ये पॉलिसी आए, तो इसके चलते जो प्राइवेट रेलवे स्टॉक्स है वहाँ पे नजर रखिएगा। ओके, पॉइंट टेकन वरुण, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए किन स्टॉक्स में खबरों के दम पर एक्शन रहेगा। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और क्या रणनीति आपको अपनाकर चलना चाहिए, किन स्टॉक्स पे हो फोकस, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी जुड़ चुकी हैं। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि कल की भारी भरकम गिरावट के बाद आज कहाँ कमाई के मौके आपको दिख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में बताऊंगी। निफ्टी में ओवरऑल जो बायस है वो रेंज बाउंड है। लोअर लेवल्स पर सपोर्ट 16,500 से 16,450 के बीच में है। रेजिस्टेंस है 16,800 से 840 के बीच में। तो जब तक निफ्टी इस रेंज के बीच में रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, तब तक बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज ये स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, वही बेहतर होना चाहिए। बैंक निफ्टी का बायस वीक है, तो इसलिए इसमें जो स्ट्रेटेजी फॉलो करना है वो है सेल ऑन रैलीज। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस नजर में आ रहा है वो 35,600 से 35,800 के बीच में है और सपोर्ट करीब 35,000 से 34,800 के बीच में आ रहा है, 34,800-900 के बीच में। तो बैंक निफ्टी भी इस 600-700 पॉइंट 900 पॉइंट रेंज में अगर रहता है तो मुझे लगता है कि हायर साइड पर सेल करके खेलना पड़ेगा और लोअर साइड पर बाइंग अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी वीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो हाल यही है नेहा। पर स्टॉक स्पेसिफिक 2 स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगी। एक हिंदुस्तान जिंक, जिसमें कल बहुत अच्छा बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला था, क्लोजिंग काफी शानदार आया था। 350-48 के आसपास ही मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ 343 का स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 365 और दूसरा होगा 370। बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट कल का चार्ट में देखने को मिला था। और दूसरा GNFC, जिसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट कल नया 52 वीक हाई बना है। GNFC भी खरीद कर चलने का सलाह होगा। 580-582 के आसपास खरीद लीजिए 570 का स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 597, दूसरा होगा 610। इन दोनों में से GNFC मेरा निजी निवेश है और दोनों स्टॉक की आज का इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो बाई करने का सजेशन मैं दे रही हूँ। पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच सिमी जी, बताने के लिए कि आज हमारे मार्केट्स में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहाँ कहाँ कमाई के मौके मिलेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग ट्रेडिंग ब्रोकिंग फर्म से क्या क्या ट्रेडिंग कॉल्स हमारे दर्शकों के लिए निकल कर आई। चॉइस ब्रोकिंग बलरामपुर चीनी खरीद की रिकमेंडेशन है। टारगेट 429 रुपए का। आनंद राठी सिक्योरिटीज की सलाह बाटा खरीद के चले 1790 के स्टॉप लॉस के साथ 1880 का टारगेट। सेंट्रम ब्रोकिंग मुथूट फाइनेंस खरीदने की सलाह है 1430 के टारगेट 1362 का स्टॉप लॉस है। L&T टेक स्टॉप लॉस 4480 का टारगेट 4660 का लगाकर चलना है। रूस यूक्रेन का जो युद्ध है इसका तो 8वां दिन चल रहा है, लेकिन इतने ग्लोबल संकट और इतनी उतार चढ़ाव के बीच भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाकर दे रहे हैं और अच्छा दमखम रखते हैं। इस पर एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, हम कहते हैं नॉर्मली ऐसा माहौल होता है तो लोग बहुत घबराते हैं, लेकिन उसमें भी आपने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं, कौन से हैं वो? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। देखिए, जियोपॉलिटिकल जब टेंशन होती है तो स्वाभाविक है कि बाजार में बड़ी गिरावट आती है, लेकिन आपको बड़ी पिक्चर देखने की इस गिरावट
संकट के बाद किस प्रकार की रिकवरी होगी और इस रिकवरी के दौरान कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। तो पिछले 6 जियोपॉलिटिकल टेंशन जो वॉर लाइक सिचुएशन है, इसको हमने जो है केयरफुली एनालाइज किया और इसके बाद हमें मालूम पड़ा कि आप देखिए स्टॉक्स के एक एक करके नाम बताता हूं कि ब्रिटानिया एक ऐसा स्टॉक है जिसका विन रेट अगर आप देखें तो 100% है। यानी जो 6 इंस्टेंसेस लिए हैं इसमें 3 महीने, 6 महीने और 1 साल, 6 के 6 बार में जो है इस स्टॉक में जो है काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। और विन रेट के लिहाज से अगर आप दूसरे सेट ऑफ स्टॉक्स की बात की जाए तो M&M और हीरो मोटोकॉर्प ये भी एक ऐसे स्टॉक है जिनमें 6 में से जो है 5 में से 4 बार जो है बढ़िया रिकवरी आपको देखने को मिलती है। और खास बात अगर आप देखें तो रिटर्न्स भी जो है बहुत शानदार है। मिसाल के तौर पर जिसका विन रेट 100% है ब्रिटानिया, इसके औसत रिटर्न अगर आप देखें तो करीब 3 महीने में 29%, 6 महीने में अगर आप देखें तो बहुत शानदार रिटर्न करीब 46% के देखने को मिलते हैं। और 1 साल के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ब्रिटानिया एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको 58% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लेकिन 6 महीने के आधार पर अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स पर भी आपको पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए 6 महीने का अगर व्यू है, क्योंकि पिछले 5 सिचुएशंस में जो है इन्फोसिस और विप्रो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने बाजार की रिकवरी में जो है लीड किया है। काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो विप्रो में करीब 70% और इन्फोसिस में करीब 50% की जो तेज़ी है, रिकवरी है, वो आपको देखने को मिली। और जो विन रेट है वो भी बहुत शानदार है। 5 में से 4 बार जो है इन स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। और अगर आप लंबी अवधि के लिहाज से भी अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स भी एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब भी ग्लोबल अनसर्टिनिटी होती है, बाजार में करेक्शन आता है, उसके बाद की जो रिकवरी है इसमें करीब 160% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक और नाम है श्री सीमेंट, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन रिटर्न के लिहाज से अगर आप देखें तो 6 महीने के लिहाज से भी यहाँ पर करीब 62% तक के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और 1 साल का व्यू बनाएं तो आपको विन रेट भी अच्छा देखने को मिलता है और करीब जो है 119% की तेज़ी जो है आपको इस स्टॉक में नजर आती है। ओके आशीष, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो दमदार रिसर्च रिपोर्ट रखने के लिए। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि इक्विटी मार्केट में कहाँ कैसे कमाई के मौके दिख रहे हैं, लेकिन कमोडिटी बाजार में कम एक्शन नहीं है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार मल्टी और हाइज या रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है कारोबार। क्या है पूरी डिटेल, किन स्तरों पे कैसी कमोडिटीज में कारोबार हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, हमने जब शो की शुरुआत की थी $116 पे ब्रेंट था, अभी 117 के पार निकल गया है। और ये सिर्फ क्रूड की कहानी नहीं है, कंजम्पशन कमोडिटीज हैं, हम बात करते हैं और वो नया रिकॉर्ड बन जाता है। तो क्या हालात है? जब ऑफिस आए थे तो 115 पे था, कल रात 112 था। तो आप देख रहे हैं टिक बाय टिक जैसे इक्विटीज में होता है वो कच्चे तेल में हो रहा है। और ये बहुत ही अनयूजुअल है नेहा। आई मीन 2 साल पहले ऑफकोर्स हमने नेगेटिव में जाते हुए देखा था, क्रूड को पहली बार -40 -45 तक गया था। वहां से आज देखिए 116 पर, इस समय 117 पर जैसे आप बता रही हैं ब्रेंट आ चुका है। ऑफकोर्स हाई 145 है, आशा करता है कि वहां तक नहीं जाए, बट भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर आपको कच्चे तेल के दाम दिख रहे हैं, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन को भी अगर आप अकाउंट करते हैं तो बहुत ही बड़ी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहा है। सप्लाई की चिंता ऑफकोर्स है, ओपेक प्लस जैसे हम चर्चा कर रहे थे, फिलहाल उत्पादन को और बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया, तो जो एक टाइटनेस है वो अभी भी बनी रहेगी। ईरान की डील हो भी जाती है तो भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 6 महीने लगेंगे पूरी तरह से ईरान के ऑयल को मार्केट में आने के लिए। तो कच्चे तेल सप्लाई टाइटनेस और रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से आप देख रहे हैं वहां पर तो असर पड़ा ही है। नेचुरल गैस देखिए नेहा, ये ऑलरेडी नए रिकॉर्ड हाई पर नेचुरल गैस के दाम आपको दिख रहे हैं, स्पेशली यूरोप में, क्योंकि कोल्ड वेदर सीजन है और उसके बीच में अगर आप रशिया का सप्लाई कम होते हुए देखते हैं, जो इस समय का डर है, वैसे सप्लाई उतना कम हुआ नहीं है अभी तक, बट जो एक बाजार में डर बना हुआ है उसके प्रीमियम पर अगर आप देखें तो यूरोप में नेचुरल गैस के दाम रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। बाकी नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको काफ़ी तेजी से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें अमेरिका ने कहा है कि अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व से वो रिलीज करेंगे। कल जब बाइडेन साहब अपनी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दे रहे थे तो वहां से भी अमेरिकी भंडार जो है वो आगे थोड़े आपको गिरते हुए दिख सकते हैं, तो अगेन वहां से भी आप डिमांड थोड़ी और बढ़ते हुए आगे देखेंगे। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस की सिचुएशन तो अच्छी नहीं है। बाकी कमोडिटीज में भी देखें तो गोल्ड हमने देखा भारतीय बाजार में 52,000 पर आया, ग्लोबल मार्केट्स में 1930 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। पलेडियम, सिल्वर, यहाँ पर भी आप तेजी देख रहे हैं। बेस मेटल्स देखिए, एल्यूमिनियम की बात करें, निकल की बात करें, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको रिकॉर्ड पर आते हुए दिख रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज में बड़ा उछाल है और एग्री कमोडिटीज में भी हम एक्शन देख रहे हैं। कल हमने बात भी करी थी, क्रूड पाम ऑयल जैसे काउंटर्स में बड़ा उछाल आ रहा है। वीट, कॉर्न की बात करें वहां पर भी मूवमेंट है। और कोल, ये नहीं भूलना चाहिए, कोल के दाम $400 के पार जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक और कमोडिटी जो इस समय अफेक्टेड है वो ये भी है। तो अक्रॉस द बास्केट नेहा कहीं पे भी राहत नहीं है। सभी कमोडिटीज में आप बड़ा एक्शन और काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो रिकॉर्ड हाई पर है। बिल्कुल, कंजम्पशन बेस्ड कमोडिटीज में खासतौर से जब इस तरह की
ऑल टाइम हाइज बनते दिखते हैं, तो ये महंगाई की आग को भड़काने का ही काम करता है। शुक्रिया अब दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी डिटेल कमोडिटी मार्केट की रखने के लिए। लेकिन अब इस तरह के तेजी वाले बाजार में कमाई कैसे होगी, कमोडिटी बाजार में रणनीति समझाने के लिए हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। कोई भी कमोडिटी उठाकर देख लीजिए रिकॉर्ड स्तर पर है, जरा बताइए ऐसे में क्या आज खरीदारी बनती है अगर कच्चे तेल से, एनर्जी स्पेस से शुरुआत करें तो? जी नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए पूरे ही मार्केट में एक खरीदारी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन रही है, चाहे वो बेस मेटल हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे प्रीशियस मेटल हो, सभी में तेजी देखने को मिल रही है। एनर्जी में अगर हम देखें तो $117 तक के लेवल अब ब्रेंट में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर, M6 के अंदर भी खरीदारी रहेगी। तो 8,200 के आसपास खरीदारी करें। 8,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 8,50 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हमें लगता है ब्रेंट अब जल्दी ही $120 के लेवल पर आता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस में भी यही कन्विक्शन है आपका, क्योंकि 360 रुपए के पास हमने यहाँ पर भी क्लोजिंग कल देखी है। देखिए बिल्कुल सप्लाई शॉर्टेज वहाँ पर भी है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर जल्दी ही 375, 380 तक के लेवल देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी की ही सलाह रहेगी। सोना चांदी ये अपने ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा सुस्ताते हुए नजर आए हैं तो अभी भी देखा जाए तो मल्टी मंथ हाइस के पास ही। तो यहाँ पर आपको कोई कमाई के मौके दिख रहे हैं? कल जो करेक्शन सोने चांदी में आया है, देखिए कल एक छोटा सा करेक्शन जो आया था वो स्टेटमेंट आया था फेड चेयरमैन पोवेल की तरफ से, जहां पर वो एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो बट उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो कि बढ़ती हुई दिख रही है, वो हमें लग रहा है कि काफी अभी भी गोल्ड सिल्वर के लिए एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगी। तो गोल्ड सिल्वर में भी हमें लगता है खरीदारी का ही ट्रेड रखना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। गोल्ड करीबन 51,000 के आसपास खरीदारी करें, 50-500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 52,200 तक हो सकता है। हमें लगता है इंटरनेशनल मार्केट में अगेन $1,950-$1,960 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में भी करीबन 67,500 के आसपास खरीदारी करें, 66,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 69,000, 70,000 तक देखने को मिल सकता है। सिल्वर में हमारा मानना है कि $27 तक के लेवल जल्दी ही यहाँ देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस मेटल में हमें खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ओके अनुज, हम लगातार जब मजबूती की और रिकॉर्ड स्तरों की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम और निकल ही सामने चमकते हैं, लेकिन कल हमने कॉपर को भी दमखम दिखाते हुए देखा और 800 के पार निकला है कल जो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन था। मुझे जरा बताइए मेटल बास्केट में आपको क्या पसंद आ रहा है, आज कहाँ पर कमाई होती दिख रही है? देखिए सभी मेटल्स ऑलरेडी हायर लेवल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में भी लाइफ टाइम हाई बना है, कॉपर में भी लाइफ टाइम हाई बनते हुए दिख रहे हैं, इवन जिंक के अंदर भी हमने लाइफ टाइम हाई देखे हैं। तो मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर ही ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि कॉपर से ही रैली सब में जाती है। तो कॉपर मुझे लगता है कि 790 के अराउंड बाय कर सकते हैं, 780 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 805 तक हो सकता है। हमें लगता है कि इवन जिंक में भी 320, 321 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम और इवन निकल के अंदर भी सभी बेस मेटल में खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। अनुज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्ट्रेंथ नहीं है, रुपया एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब जब हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिखती है, ऐसे माहौल में रुपए पर कमजोरी ज्यादा बढ़ती दिखती है। कल हमने देखा $1 की कीमत $75.70, यहाँ पर हमने कल क्लोजिंग होते हुए देखी है। रुपए में अब आपका क्या व्यू बन रहा है? डॉलर इंडेक्स 97.5 के पास है, रुपए में हमने वीकनेस बढ़ती हुई देखी है, रुपए में रणनीति बताइए। देखिए जैसे जैसे क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर रुपया और डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम देखें तो मेजर जो भी करेंसीज हैं सभी के अंदर डेप्रिशिएशन देखने को मिला है। हमें लगता है कि रुपये के अंदर अभी डेप्रिशिएशन और रहेगा और ऊपर में 76.40, 77 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपये में आ सकते हैं। तो रुपये के अंदर भी हमें लगता है कि जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी और 76.40, 77 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुपये में आ सकते हैं। ओके क्योंकि अनुज हम लगातार जब भी आपसे बात करते रहे हैं तो आप एग्री कमोडिटी पर भी अच्छा खासा फोकस करते हैं। वैसे तो घरेलू वायदा में बहुत सारी एग्री कमोडिटीज पर बैन लग चुका है, लेकिन मैं आपका व्यू कॉटन पे जानना चाह रही थी, क्योंकि पिछले साल कॉटन पूरा सुर्खियों में रहा। इस बार भी स्ट्रेंथ ऑफकोर्स दिखी है, लेकिन कुछ दबता हुआ नजर आया है बाकी कमोडिटीज में स्ट्रेंथ के मुकाबले। मुझे जरा बताइए 37,190 ऑलमोस्ट 37,200 के पास कल हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ लेकर उसे बंद होते हुए देखा है। कॉटन में किस प्रकार का व्यू बनता दिख रहा है? अगर किसी को कमाई करनी हो तो क्या रणनीति होगी? देखिए कॉटन हमने देखा 2021-2022 के स्टार्टिंग तक इसमें भी लाइफ टाइम हाई टेस्ट किए हैं। अब यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, मगर नो डाउट कि जो इसका ट्रेंड है ये भी पॉजिटिव है और ये भी इफेक्टेड है जियोपॉलिटिकल टेंशन से। हमें लगता है कि
कॉटन के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 37,800 38,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी 121 सेंट के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि वहाँ पर भी तेजी रहेगी और डोमेस्टिक मार्केट में भी, क्योंकि अभी सीजन खत्म हो चुका है, कोई अराइवल भी मार्केट में नहीं है और जिस तरीके से रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है, क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कॉस्टिंग है वो यहाँ पर मिलट की बढ़ती हुई दिखेगी। तो उससे हमें लगता है कि कॉटन के भावों में आगे हम और तेजी आते हुए देखेंगे। 37,800 से लेकर 38,000 तक के लेवल कॉटन में देखे जा सकते हैं। पॉइंट टेकन। अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि पूरे कमोडिटी मार्केट में कहां कहां कमाई के मौके दिख रहे हैं। तो सिर्फ नॉन एग्री स्पेस नहीं, एग्री स्पेस में भी भरपूर तेजी है और यहां पर भी जो लेवल्स आपको सुझाए हैं आप उस पर बिल्कुल फोकस करके चल सकते। तो किन स्टॉक्स पर FII ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है अपनी रिपोर्ट, जरा बताइए आशीष। देखिए, सबसे पहले UPL स्टॉक ऐसा है जो आज पूरे दिन फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी जो है ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक करने जा रही है। इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 690 जो है कल की क्लोजिंग है और लक्ष्य अगर आप देखें तो 950 का दे रहे हैं और मान रहे कि तीसरी बार जो है UPL अपनी हिस्ट्री में बायबैक करने जा रहा है, जिसके चलते पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मान रहे कि गाइडेंस भी आगे जाकर बरकरार देखने को मिलेगी और इसके चलते अगर आप देखें तो एक और खास बात यह भी कि प्रमोटर्स जो हैं इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ओपन मार्केट के थ्रू है, तो भी अपने आप में एक पॉजिटिव बन जाता है। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पर भी नजर रखेगा। CLSA की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है जहाँ पर रेटिंग को बढ़ाकर खरीदारी की राय दे दी गई है। हालांकि जो लक्ष्य अगर आप देखें तो घटा है, 2800 रुपये का लक्ष्य दे दिया और बिल्कुल कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो इसके आसपास की 2801 की है और मान रहे कि NCLT ऑर्डर के बाद कोई भी डाउनसाइड नहीं और साथ में जो DHFL का अधिग्रहण हुआ है इससे आगे जाकर बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। वेदांता ये भी स्टॉक ऐसा है जो आज सुर्खियों में रहेगा लगातार। सिटी की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, टारगेट प्राइस दिया 435 का, 387 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि 13.5 रुपये का, माफ कीजिएगा 13 रुपये का जो भारी भरकम डिविडेंड दिया है, ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। और अंत में TVS मोटर्स यहाँ पर भी देखिए UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 598 जो है कल की क्लोजिंग है और काफ़ी ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं, 1000 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं खरीदारी की राय के साथ। आशीष, आपने ये तो बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेस किन किन स्टॉक्स पे दाव लगाकर चल रहे हैं और क्या क्या कारण है, कैसे लक्ष्य हैं। मुझे ये बताइए, आप एक और एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट लेकर आए हैं, खासतौर से अभी जैसा माहौल है, युद्ध जैसे हालात है, जिस प्रकार का संकट हमने देखा है, तो जरा बताइए निफ्टी डाउ किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने एक पूरी लिस्ट बनाई है कि जब आपात स्थिति होती है, युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो ये दोनों इंडाइसेस कैसे बिहेव करते हैं। एग्जैक्टली दोनों का डेटा है मेरे पास। सबसे पहले जो है ग्लोबल मार्केट्स यानी डाउ जोन्स को देख लेते हैं कि किस प्रकार से जब जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है तो कितनी गिरावट देखने को मिलती है और कौन से इंस्टेंसेज ऐसे हैं जो हमने फैक्टर करके चले। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें जो है सभी वॉर लाइक सिचुएशन जो है जो रिसेंट हिस्ट्री की हैं इसको इंक्लूड किया गया है। इसमें सितंबर 11 के जो अटैक्स हैं वो शामिल हैं, जब सोवियत अफगानिस्तान में इन्वेड कर रहा था, और पर्ल हार्बर अटैक है, जर्मन और फ्रेंच के बीच का विवाद है, इराक कुवैत का विवाद है, उन सभी के जो है हमने बाजार की चाल को एनालाइज करके देखा है। और अगर आप देखें तो जो ग्लोबल मार्केट्स का एक बड़ा इंडेक्स है डाउ जोन्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब करीब 11% की जो है औसत आपको गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन गिरावट से खास बात है कि किस प्रकार का रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिलता है। और रिकवरी के ट्रेंड की बात की जाए तो 3 महीने में 7% की रिकवरी आती है, 6 महीने में करीब 12% और 1 साल को भी अगर आप नॉर्मलाइज करके देखें तो 12% की तेजी देखने को मिलती है। लेकिन खास बात यह है कि इसका विन रेट काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि क्राइसिस के बाद अगले 3 महीने में जो है 6 में से 2 बार सिर्फ नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले, अधिकतर तेजी देखने को मिली है। और 6 महीने में देखें तो 6 में से सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, बाकी सभी जगह पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि डाउ जोन्स पुराना इंडेक्स है, पुराना इंडाइसेस है, तो आपके पास जो है चार्टेड हिस्ट्री है। लेकिन निफ्टी कंपैरेटिवली रीसेंट है, तो अगर आप जितने भी ये वॉर लाइक सिचुएशन है इसको एनालाइज करना चाहें तो सिर्फ एक सितंबर 11 के अटैक ऐसे हैं जिसकी चार्टेड हिस्ट्री आपके पास है, तो उसको हमने जो है केयरफुली एनालाइज किया और उसके मुताबिक अगर आप देखें तो डाउ जोन से ज़्यादा गिरावट जो है आपको निफ्टी में नज़र आती है, करीब करीब 16.5% का करेक्शन आता है। लेकिन खास बात है कि रिकवरी में भी जो निफ्टी है वो डाउ को जो है बीट करता है, एक्सीड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो तेजी आती है बहुत शानदार होती है। 3 महीने में आप देखिए 23% का पॉजिटिव रिटर्न जो आपको निफ्टी देता है। अगले 6 महीने की बात की जाए तो क्राइसिस के बाद 34% का बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। और 1 साल में देखें तो ठीक ठाक 13.5% के जो रिटर्न्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यानी क्लियर कट ये बात है कि गिरने में भी जो है भारतीय बाजार
डाउ जोन्स के मुकाबले आगे रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की रिकवरी आती है उसमें भी जो है निफ्टी लीड करता है। ओके, पॉइंट टेकन। चलिए, ये तो रही हमारी एक एक्सक्लूसिव रिसर्च, लेकिन वरुण भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट लेकर आए हैं। वरुण, जरा बताइए, ग्लोबल संकट के बाद है, एक वर्जन तो हमें आशीष ने दिखा दिया, आप जरा बताइए कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल संकट है, जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं, ये समझना जरूरी होगा कि मार्केट्स का बिहेवियर कैसा रहेगा। ओके, तो आशीष ने फोकस किया सिर्फ वॉर पे। हाँ। हम फोकस कर रहे हैं 13 ऐसी सिचुएशंस पे जो कि वॉर के अलावा भी, आप मान लीजिए जापान की सुनामी हुई, लीमन ब्रदर्स हुआ, तो ये सारे संकटों को भी हमने इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद देखने की कोशिश की है कि एक्चुअली मार्केट्स में होता क्या है। तो कुल मिला के 13 सिचुएशंस को हमने एनालाइज किया है और इसके बाद ये निचोड़ निकाल के लेके आए हैं कि किस तरह का मूवमेंट मार्केट में देखने मिलता है, भले वो डाउ जोन्स हो या निफ्टी हो। तो एक तो है कि हमारी जो ओवरऑल 13 ये जो बड़ी घटनाएं को हमने इनकॉर्पोरेट किया है, उसमें एक बात निकल के आती है कि डाउ जोन्स जो है इन घटनाओं के बाद औसतन अगर आप देखेंगे तो 16% के आसपास की गिरावट जो है वो डाउ जोन्स में देखने मिलती है। लेकिन संकट के बाद अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा शार्प रिकवरी भी देखने मिलती है। 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो करीब 10% के आसपास का उछाल डाउ जोन्स में आता है, 6 महीने में करीब 14% और 1 साल में 18% के आसपास का औसत रिटर्न या फिर औसत उछाल जो है वो डाउ जोन्स में देखने मिलता है। और इसको हमने 2-3 कैटेगरीज में बांटा है, जैसे कि अगले 3 महीने में क्या होता है, अगले 6 महीने में क्या होता है, इस तरह के हमने बाइफरकेट किया है। और इससे एक साफ निकल के आया है कि अगले 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो ये जो 13 इंस्टेंसेस थे उसमें से 3 बार केवल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं डाउ जोन्स ने और बाकी 10 बार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। जो अधिकतम नेगेटिव रिटर्न है वो भी केवल 4% का है, लेकिन जो पॉजिटिव रिटर्न है वो 44% का है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 13 में से 2 बार सिर्फ नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 11 बार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और जो औसत रिटर्न है वो भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर है। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल संकट के बाद करीब 16.5% के आसपास की गिरावट जो है या 17% के आसपास की गिरावट जो है निफ्टी में होती है, लेकिन उतना ही शार्प अपमूव देखना मिलता है। 3 महीने में जो अपमूव आया है वो करीब 9% के आसपास का, 6 महीने में 26.5% और 1 साल में 35.5% के आसपास के अपमूव जो है वो निफ्टी में देखने मिले हैं। यानी कि एक बात साफ है कि गिरने में भी हम आगे रहते हैं, हालांकि ज़्यादा आगे नहीं रहते हैं, लेकिन जब रिकवरी आती है तो शुरुआत में थोड़े हिकअप्स रहते हैं, हम ग्लोबल मार्केट के साथ चलते हैं, लेकिन उसके बाद हम हमारे फंडामेंटल्स पे चलना शुरू होते हैं। और आप देखिए, जहां डाउ ने 6 महीने में 14% की रिटर्न्स दिए, निफ्टी ने 26.5%, डाउ ने 1 साल में 18%, तो निफ्टी ने 35.5% के आसपास के रिटर्न दिए। यानी कि 6 महीने और 1 साल का दौर अगर आप लेके चलेंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट से दुगने रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं। ओके, तो भले ही हमारे मार्केट्स यहाँ पर दूसरे मार्केट्स के मुकाबले थोड़ा रिलेटिवली यंग हो, नए हो, लेकिन दमखम बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलता है और हमारी अपनी इकोनॉमी या अपनी जो स्टोरी है वो इतनी कन्विंसिंग है कि हमें फिर किसी और का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्रिया आशीष और वरुण, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो धमाकेदार रिसर्च रिपोर्ट्स रखने के लिए। चलिए, इसी बीच देख लेते हैं, एशियन मार्केट्स सारे ही खुल चुके हैं, देख लेते हैं कि वहां से फिलहाल कैसा प्रदर्शन दिख रहा है। तो जापानीज मार्केट तो अच्छा खासा खुले थे, हाँ, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से इन्होंने थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रेंथ है वो गवाई है। निके पर नजर डालिए, 160 अंकों की ही स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ रही है। हमने शो की शुरुआत की थी तकरीबन 212 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ। बाकी मार्केट्स वैसे खुले हैं। आप शंघाई कॉम्पोजिट की बात कर ले, हैंगसेंग को देख ले तो यहां पर हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। हालांकि शंघाई कॉम्पोजिट देखिए फ्लैट टू पॉजिटिव ही कहेंगे, कोई बहुत ज्यादा धमाकेदार तेजी नहीं है। हैंगसेंग के बाजारों को देखिए, 77-78 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ रही है। टॉपिक्स, कॉस्पी सब में हम देख रहे हैं कॉस्पी 1.25% की स्ट्रेंथ के साथ इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी बाजारों में तो हमने स्ट्रेंथ बीते सत्र में अच्छी खासी देखी, हालांकि वॉलेटाइल सेशन हम लगातार पूरे आप कह सकते हैं हफ्ते 10 दिन में देख रहे हैं, लेकिन डाउ फ्यूचर्स सपाट है, थोड़ी नेगेटिविटी 50-53 अंकों की दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें 14,200 के नीचे है, 46 अंकों की कमजोरी यहां पर भी दिख रही है। तो आप कह सकते हैं रेंज बाउंड फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड यहां पर बनता दिख रहा है। अब एक बार जरा कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में ही नहीं, कमोडिटी मार्केट्स में भी जबरदस्त एक्शन है और ये एक्शन एक्चुअली अपसाइड की तरफ ही ज्यादा है। यहां पर नेगेटिविटी के तो किसी प्रकार के संकेत हमने बनते हुए नहीं देखे। कच्चा तेल, इस पर हम लगातार फोकस कर रहे थे। कुछ समय पहले दीप आपके लिए पूरा कमोडिटी एक्शन भी लेकर आए थे। $118 के पार अब ब्रेंट चला गया, तो क्लियरली हम देख रहे हैं एक डिकेड के हाइस के पास हम कच्चे तेल में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो
शो की शुरुआत हमने $116 के आसपास की थी। अब देखिए $118 पर ब्रेंट क्रूड पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। नाइमेक्स क्रूड पर नजर डालिए, यहां पर भी स्ट्रेंथ कम नहीं है। 3.5% की स्ट्रेंथ यहां पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, कल हमने देखा था कि अमेरिका की जो सरकारी एनर्जी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो स्टॉक पाइल्स के जो हफ्ते दर हफ्ते इन्वेंट्री के आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का जो मार्केट एक्सपर्ट्स है वो मान के चल रहे थे कि यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हफ्ते दर हफ्ते, लेकिन उसकी ठीक विपरीत गिरावट देखने को मिली है। ये भी एक एडिशनल फैक्टर रहा है जिसके चलते हमने देखा है WTI क्रूड या यूएस क्रूड है उसमें स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आई है। कल तो ऑफकोर्स हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी थी उसके बाद घरेलू बाजार में कच्चा तेल बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा के कारोबार करता हुआ नजर आया है। सोने चांदी पर अब जरा आते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो हमने रीसेंट हाइज बनते हुए देखे थे, जब 1.5 साल की ऊंचाई पर इसी हफ्ते सोना चला गया था, वहां से भले ही हल्का हुआ हो लेकिन है अभी भी तकरीबन 1.25 साल 16 महीने के हाइज के पास ही ट्रेड कर रहा है। सुबह के सत्र में $1931 के आसपास हम ट्रेड होता हुआ देख रहे थे, अभी $1928-29 एक रेंज बाउंड ट्रेड है। कोई बहुत ज्यादा कमजोरी यहां पर भी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जब होते हैं इसको एक ऑल्टरनेटिव करेंसी या सेफ हेवन अपील जो है उसका दर्जा मिल जाता है, और इसी कारण से आप कह सकते हैं कि जो एक फियर मनी है वो इसमें जाता है। जब इक्विटी मार्केट्स को लेकर कोई टेंशन बनती है या ऐसे युद्ध जैसे हालात बनते हैं तब सोने में निवेश बढ़ता चला जाता है। घरेलू बाजार में भी हमने देखा था कि 52,000 के पार हमने इसी हफ्ते सोने को 52 क्या इनफैक्ट 52,700 के पार निकलते हुए देखा था। उस लेवल से देखा जाए तो कूल ऑफ है। कल भी हमने इसमें कूल ऑफ बनता हुआ देखा, 51,280 के पास इसमें हमने क्लोजिंग देखी है, लेकिन स्ट्रेंथ कन्विक्शन अभी भी इसमें भरपूर है। और जितने भी एक्सपर्ट्स चैनल पर आए हैं उन्होंने यही माना है कि सोने में निवेश करने का, हर डिप पे निवेश करने का अच्छा मौका है। अच्छा, हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट कमोडिटी मार्केट पर जुड़े थे उन्होंने चांदी में भी जबरदस्त कन्विक्शन दिखाया है। चांदी $25 के ऊपर लगातार अपने आप को होल्ड किए हुए है। याद रखिए, चांदी सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो जो इंडस्ट्रियल मेटल या बेस मेटल्स में स्ट्रेंथ है उसका भी इसे भरपूर फायदा मिला, और यही कारण है कि थोड़ा ऊपर से करेक्शन आया है, लेकिन अभी भी $25 के लेवल को इसने तोड़ा नहीं है। 3.5-4 महीने के हाइस के पास हो रहा है ट्रेड। डिप्स पर खरीद की रिकमेंडेशन है, और 69 से 70 हजार के लेवल की बात यहां चांदी में भी घरेलू बाजार में की जाए।